चलो तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चोक कॉइल। और चोक कॉइल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमने देखा हुआ है इसको ट्यूबलाइट में आपने बहुत फ्रिक्वेंटली देखा हुआ है, सिलेंडर जैसा होता है एक छोटा सा। ठीक है, कभी कभी जब आपके ट्यूबलाइट स्टार्ट नहीं होते तो आप इसको घुमाना उमाना स्टार्ट कर देते हो, याद होगा। हाँ, तो कह रहे थे सर उसमें। बताता हूँ उसी इनके बारे में आज बात है। तो देखो बेसिकली ना इसके अंदर क्या होता है कि एक होता है रेजिस्टेंस और एक होता है इंडक्टर। मतलब एल आर सर्किट है ये। चोक कॉइल क्या है? एक एल आर सर्किट। अब है कि ये काम क्या करता है, इसी के बारे में बात करनी है। तो पहले मैं एक दो पॉइंट लिखवाना चाहता हूँ आपको कि देखिए, इंडिया में, हमारे कंट्री में, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिक पोल से लेके, तो 220 वोल्ट जनरली हर जगह 220 वोल्ट होता है। लेकिन कुछ हमारे पास डिवाइसेज है ना जो इतना हाई वोल्टेज को सह नहीं पाता है। जैसे हमारा मर्क्यूरी ट्यूब। ठीक है, तो ट्यूबलाइट जिसको हम बोलते हैं, ट्यूबलाइट, एलईडी वाला नहीं। ठीक है, नया वाला नहीं, मर्क्यूरी लाइट जो था। सर पर ट्यूबलाइट सर अगर फूट गए सर वो बहुत जम के फूटता क्यों सर? हाँ बताता हूँ, क्योंकि उसमें एक गैस होता है। और वो गैस का प्रेशर अलग होता है, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग है। जैसे ही वो अचानक मिक्स होते हैं तो वहां पे हम लोग को आवाज आती है। ट्यूबलाइट है हमारे पास, और ट्यूबलाइट जो है ना वो स्टैंड नहीं कर पाता है, कांट स्टैंड फॉर हाई वोल्टेज, सच हाई वोल्टेज। सच हाई वोल्टेज मतलब क्या हो गया? यही 220 वोल्ट वाला। तो बोले क्या होगा? तो ये दिक्कत होगी कि ब्लास्ट हो जाएगा या शायद काम ही नहीं करे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम वोल्टेज को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ, टू रिड्यूस वोल्टेज। वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, वी यूज रेजिस्टेंस। अब कौन सा टाइप का रेजिस्टेंस चाहिए? तो हम बोलेंगे एक हमारे पास है रेजिस्टेंस और एक हमारे पास है इंडक्टर। दोनों का जो रेजिस्टेंस मिला के होगा, दोनों के रेजिस्टेंस को मिला के हम बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। या हम उसको बोलते थे इम्पीडेंस। रिएक्टेंस अकेला इसका होता है, एल एल वाला एक्सएल जो होता है, एक्सएल और एक्सी को रिएक्टेंस बोलते हैं, और दोनों को कलेक्टिवली अपन बोलते हैं, क्या बोला था हमने? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जेड से अपन बताते थे। खैर, ये इम्पीडेंस भी खुद क्या है? तो हम बोलेंगे वो भी एक रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू भी ओम में ही होती है। बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि देखो, अगर आप रेजिस्टेंस खाली यूज कर लेते तो भी वोल्टेज ड्रॉप होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आप रेजिस्टेंस यूज कीजिएगा तो वहां पे पावर का नुकसान होगा। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू, हाँ, इंटू क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास आर। आर नहीं, वन आ जाएगा, वन। पता है ना आपको जेड कैसे निकालते हो? मान लो जेड इज इक्वल टू क्या होता है? आर अपॉन जेड। जेड इज इक्वल टू क्या होता है? आर अपॉन रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, ऐसे ही कुछ था, है ना। एक्सएल है तो एक्सएल लिख देते हैं। मान लीजिए ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या आ जाएगा? आर बाई आर आ जाएगा। आर बाई आर मतलब क्या होता है? वन। तो यहाँ पे हमने वन लिख दिया। किसके लिए? फॉर ओनली रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट के लिए कितना हो जाएगा? तो V इंटू आई। वी इंटू आई, कौन सा V? आरएमएस वाला। आई भी क्या? आरएमएस वाला। ठीक है, तो हम बोले भाई यहाँ पे पावर, इतना पावर क्या होगा? नुकसान होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि भाई वोल्टेज भी कम हो जाए और पावर का भी नुकसान ना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? चोक कॉइल यूज करते हैं। क्या लिख देता हूँ? सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, विच प्रॉब्लम? बोलेंगे पावर लॉस का प्रॉब्लम। पावर लॉस प्रॉब्लम जो है, इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं चोक कॉइल। ओके, अब देखते हैं चोक कॉइल क्या करता है। तो थोड़ा सा नीचे करता हूँ, लिखने का मौका दूंगा मैं आपको, ठीक है, पहले सुन लो। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है आर, हमारे पास है एल। तो इस केस में हमारे पास जेड कितना बनेगा? हम बोलेंगे जेड इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। और एक्सएल मतलब क्या होता है? ओमेगा एल। तो हम बोलेंगे ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ऐसा होगा। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना बेटा, एक्सेल को बहुत ज्यादा रखते हैं, लार्ज रखते हैं, और आर को बहुत स्मॉल रखते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि भाई कॉस फाई जो होता था वो होता था आर अपॉन जेड। ठीक है, तो कॉस फाई जेड की जगह पे क्या लिखोगे? जेड की जगह पे यही वाला, ये एक्सेल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का रूट। तो मुझे बताओ, क्या हम यहाँ से आर कॉमन, नीचे में से आर कॉमन ले सकते हैं? देखना क्या बचेगा। हम बोलेंगे एक्सएल अपॉन आर का होल स्क्वायर
प्लस 1 और यहाँ पे बेटा रूट के बाहर निकलेगा तो ये r हो जाएगा, मतलब cos पाई कितना हो जाएगा इतना। अब आपने क्या बोला कि देखिए एक्सेल हमने क्या बोला, एक्सेल बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू क्या r अगर बहुत छोटा है, मान लो 0 के आसपास हो गया तो ये पार्ट क्या आ जाएगी इन्फिनिटी, और नीचे में अगर कोई चीज इन्फिनिटी आ गया डिनोमिनेटर में तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम बोलेंगे पूरी वैल्यू बहुत छोटी आ जाएगी, लगभग 0। cos पाई क्या आ जाएगा, लगभग 0। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, लगभग 0 है ये, मतलब वेरी स्मॉल। अब सोचो ये cos फाई अगर बहुत छोटा हो गया तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू बहुत छोटी वैल्यू। क्या कर देगा ये, बहुत छोटी वैल्यू इन सबको बहुत छोटा कर देगा, समझ लो 0.001 आ गया तो पूरी वैल्यू ही बहुत छोटी आ जाएगी, और बहुत छोटी ये कौन सा पावर है, ये है पावर लॉस वाला पावर। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे आ गया वेरी स्मॉल वैल्यू, और बहुत स्मॉल वैल्यू रहेगी तो क्या होगा कि पावर लॉस जो होगा वो क्या होगा, वेरी स्मॉल। यही तो हम चाहते थे कि पावर का नुकसान नहीं हो। ठीक है, पावर का नुकसान होगा तो क्या होगा, किस फॉर्म में एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी खर्च होगी हीट के फॉर्म में। हम नहीं चाहते थे कि हीट वेट इतना जनरेट हो, हम चाहते ही नहीं थे कि पावर लॉस हो। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने बोला ये काम करेंगे। अच्छा ध्यान रखिएगा, पावर लॉस खाली हीट का नुकसान है क्या, नहीं, पावर लॉस से आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च हो रही है। ध्यान रखिएगा, बिल आपका खूब आएगा और आपको चाहिए था बहुत कम, समझ लो बहुत कम को छोटा करने में तुमने एनर्जी खर्च किया, हम चाहते नहीं थे ये बात। तो क्या किया हमने बोला चोक कॉइल लगाएंगे, चोक कॉइल क्या कर देगा, ये काम करेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ना आप चीजें। हाँ क्लियर। ओके, तो फटाफट इसको लिख लीजिए, यहां से आपको लिखना है। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा चोक कॉइल। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना LCR सर्किट, LCR सर्किट। LCR सीरीज में रहते हैं, ठीक है, सीरीज है ये, मतलब इंडक्टर भी रहेगा यहाँ पे, L मतलब इंडक्टर वाला पार्ट हो गया, C मतलब हो गया कैपेसिटर, और R मतलब रेजिस्टेंस। ये रहा, इस तरीके का अगर हम सर्किट लिए हैं तो क्या कहलाएगा ये, LCR सर्किट। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, हम बोलते हैं कि वोल्टेज जितना आप यहाँ से दोगे ना, वही वोल्टेज कहाँ मिलेगा जाके, रेजिस्टेंस के थ्रू। मतलब जो भी आप रेजिस्टेंस का वोल्टेज लिए हो उसको मैं, अच्छा वी आर इज इक्वल टू कितना होता है ये बता दे एक बार। वी थ्रू रेजिस्टेंस के थ्रू भी उतना ही है जितना चला था यहाँ से, तो हम बोलेंगे वी नॉट किसके थ्रू, तो हम बोलेंगे रजिस्टर के थ्रू, और साथ में क्या आ गया साइन ओमेगा टी। पुनीत ये बात समझ में आया क्या लिख रहा हूँ मैं बोला किसके पास वोल्टेज, किसका वाला वोल्टेज, किसका वाला, तो हम बोलेंगे भाई देखो वोल्टेज यहाँ पे कुछ चेंजेज होते हैं ना, आपको पता है कहीं पर लीड होता है, कहीं पर लैग होता है, तो हम बोलते हैं नहीं रेजिस्टेंस में तो लीड लैग होता ही नहीं है, तो वही वाला लेना अच्छा है। तो हमने बोला अच्छा ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई वी नॉट जो आर है, ये जो यहाँ पे लिखे हैं इसका क्या मतलब होता है, तो हम बोलेंगे आई नॉट इंटू आर, रेजिस्टेंस वाली बात है। अच्छा इंडक्टर वाला बताइए, वी एल इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे वी नॉट किसके थ्रू, एल के थ्रू, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो जाता है। बात समझ गया होगा आपको कि पाई प्लस क्यों लिखे हैं। वीसी में क्या आ जाएगा, वी नॉट मतलब पीक वैल्यू थ्रू कैपेसिटर, यहाँ पे आ गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। सही है, और आपको एक चीज पता है कि ये जो जैसे हमने वी नॉट आर के लिए लिखा है, वैसे ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि वी नॉट थ्रू एल जो होगा, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर, और कौन सा आर, तो हम बोलेंगे इंडक्टर वाला जो आर होता है ना उसको एक्सएल बोलते हैं, और वी नॉट जो सी होगा वो क्या होगा, तो हम बोलेंगे आई नॉट इंटू एक्स। बात सही है, इसको कहीं पर साइड में ऐसे लिखते हैं, ऐसा लग रहा है कि जुड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, यहां तक हमको बात समझ में आ गई है। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम फेजर डायग्राम की तरफ मूव करेंगे। हमने सबके बारे में बता दिया कि देखो वोल्टेज कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा। अच्छा शुरू में जो हम वोल्टेज वी लिए थे वो क्या था, तो हम बोलेंगे वी नॉट साइन ओमेगा। ठीक है, तो आपने बोला कि फेजर डायग्राम भी हमको बनाना है सर, फेजर डायग्राम। हमने बोला ठीक है भाई फेजर डायग्राम बनाइए, आइए। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले ले लेंगे, यहाँ पे है हमारा वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज है ये है वी नॉट आर वाला। अच्छा वी नॉट आर में जो वोल्टेज था वो साइन ओमेगा टी था, और ये वाला जो एल वाला जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है, देख लो पाई बाई 2 से लीड कर रहा है, तो लीड करने के लिए कहाँ लगा दे, ऊपर लगा दे। समझ रहा है सब चीज, वी नॉट एल है ये,
हम लोग हर चीज पीक वैल्यू वाला ले रहे हैं। अच्छा नीचे कौन आएगा बता तो, वी नॉट, क्योंकि 90 डिग्री से, हाँ 90 डिग्री से लैग कर रहा है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, करंट जो होगा वो इसी के डायरेक्शन में रहेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है उसी डायरेक्शन में करंट भी ले लेंगे, क्योंकि दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। अच्छा अगर आप वोल्टेज बना सकते हो तो क्या रेजिस्टेंस को भी बना सकते हो ऐसे? देखो यहाँ पे आ जाएगा एक्सएल, एक्सएल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्ससी, यहाँ पे आ जाएगा आर। कोई दिक्कत नहीं है आपको? आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, लेकिन कुछ तो बताओ। तो हम बोलेंगे सबको आई नॉट से डिवाइड कर दो ना, आई नॉट से सबको डिवाइड कर दो। तो आई नॉट से डिवाइड करेंगे तो देखो ना क्या आएगा, वोल्टेज में अगर आई करंट से डिवाइड कर दे, कहाँ गया देखो, हर जगह वोल्टेज में आई नॉट है ना, तो आई नॉट से डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा, यही तो बचेगा। हमने बोला अच्छा ठीक है सर। अब हम बोले कि मान लीजिए अगर हम केस 1 ले रहे हैं, केस 1 में क्या बोलेंगे कि अगर वी नॉट एल, वी नॉट किसका, एल का बड़ा है वी नॉट सी से, अगर ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है ऊपर का, तो बेटा ये जो नीचे आया है, नीचे वाला, थोड़ा सा ग्राफ बनाना चाहता हूं मैं, ठीक है ये रहा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये जो ऊपर वाला है ये बड़ा है, तो क्या लिखेंगे देखो, वी नॉट एल यहां तक था, तो हम बोलेंगे ये नीचे वाला जो है उसको जाके माइनस कर दिया होगा, तो यहाँ छोटी सी वैल्यू बन गई होगी। ये पार्ट क्या है, ये पार्ट, तो हम बोलेंगे वी नॉट एल में से वी नॉट सी माइनस हो गया। पुनीत बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे है वी नॉट आर, तो इसका एक रिजल्टेंट बनता होगा, रिजल्टेंट ऐसे बना लेता हूँ, ये रहा, इन दोनों का एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा ऐसा कुछ। हमने बोला ठीक है सर यही बनेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फाइनली ये है वी नॉट, ये क्या है वी नॉट। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि वी नॉट का जो स्क्वायर होगा वो होगा वी नॉट आर का स्क्वायर, देख रहे हो ये, और साथ में कौन सा, ये हाइट, ये हाइट कितनी है, तो हम बोलेंगे ये वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिखना चाहता हूँ कि वी नॉट, या ऐसे लिख दे कि आई नॉट आर का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे पूरे में ब्रैकेट रख लो, हम बोलेंगे आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सी का स्क्वायर, ये क्या रहा अपना वी नॉट का स्क्वायर। तो वी नॉट का स्क्वायर फाइनली कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे आप चाहो तो यहाँ से हर जगह आई नॉट कॉमन ले लीजिए, ठीक है, आई नॉट कॉमन ले लीजिए, स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर माइनस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? आई नॉट कॉमन ले लिया, आई नॉट का स्क्वायर कॉमन ले लिया हर जगह से। अगर टोटल जो वोल्टेज होती है वो क्या होता है, हम बोलेंगे टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस को जेड बोलते हैं, इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर माइनस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। आई नॉट स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर कट कर दो तो यहाँ पे मिल गया जेड स्क्वायर लिखना चाहिए था ना मुझे। अच्छा कोई बात नहीं, अगले बार मैं जेड को ना यहाँ पे रूट में ले आता हूँ, आर का स्क्वायर माइनस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये आ गया टोटल इंपिडेंस किसका, कौन सा सर्किट का, हम बोलेंगे फॉर एलसीआर, एलसीआर सर्किट के लिए टोटल इंपिडेंस कितना होता है, टोटल इंपिडेंस मतलब नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, इंपिडेंस। पुनीत बात समझ में आ गई यहाँ तक? ओके जी, हमने यहाँ पे ये भी बात कर लिया। अब आते हैं केस 2 में। अच्छा केस 2 को स्टडी करने के पहले हम एक और बात जानना चाहते हैं कि कॉस फाई कितना होगा। देखिए यहाँ पे ये इसको हम बोलते हैं फाई, तो अगर मैं बात करूं कि कॉस फाई की, कॉस फाई जो होता है पावर फैक्टर, पता है याद है ना आपको, कॉस फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस मतलब क्या होता है, बेस, बेस कौन सा है आर, तो आर अपॉन हाइपोटेनस कौन सा है जेड, तो आर अपॉन क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं। ये गलत लिख दिया मैंने, कॉस फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, हमने बोल दिया कि ये वाला पार्ट, नहीं नहीं आर नहीं है ना, कॉस फाई मतलब क्या हो गया, कॉस फाई मतलब होता है बेस, बेस बाय हाइपोटेनस। अच्छा सही लिखा है, हाँ सही लिखा है, कोई इशू नहीं। अच्छा अगर मैं tan फाई लिखूं तो tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है, tan मतलब परपेंडिकुलर, ये वाली बात, ये मतलब आ गया, हाँ आप लिख सकते हैं एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन, अपॉन क्या, अपॉन बेस, बेस कौन सा है आर, सही है ना, बेस आर है, हाँ। तो ये बातें हमको याद रहनी चाहिए, कॉस फाई, कभी कभी आपको पावर फैक्टर
जैसा चीज कोई चीज नहीं देंगे तो वहां पे निकालना पड़ सकता है, हो सकता है पावर फैक्टर दे दे, एक आध टर्म नहीं दे तो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। सर रुको सर, लिखना है। रटना नहीं है, समझ गया ना? ये फेजर डायग्राम देखो, यही से बातें निकालो। आइए केस 2 हम देख रहे हैं। केस 2 में हम क्या बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि मान लीजिए VC ही बड़ा हो, V0C बड़ा हो किससे? V0L से। ऊपर में था V0L, नीचे क्या था? V0C था। मान लो ये बड़ा सा है, यहाँ पे, ठीक है, ये है V0C। अगर बेटा ये नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बोलेंगे इतना सा कुछ लाइन बचेगा, इतना सा लाइन। ये क्या हो गया? ये हो गया V0C में से V0L माइनस हो गया, ठीक है। तो ये छोटा हो गया ये। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे R था। तो हम इसका रिजल्टेंट इस बार कहाँ पे बनाएंगे? नीचे की तरफ बनाएंगे। ये रहा हमारा रिजल्टेंट, ये रहा, ठीक है। और एंगल मान लीजिए यहाँ पे हम इस बार फाई बोल रहे हैं, तो अब की बार बताइए हमको सारी बातें, क्या बोलिएगा आप कि V0 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो हम बोलेंगे V0R का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आ जाएगा V0C माइनस V0L का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फटाफट वही कैलकुलेशन करनी है, जल्दी जल्दी कीजिएगा। तो मैं म्यूट होके ना ये सब लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको जहाँ पे नहीं समझा वहां पे पूछिएगा, मैं चाहता हूँ आप खुद से करें। बताइए, ये आपका आ गया आंसर, Z इज इक्वल टू नाउ दिस वन। वही पुराना काम किया है, कुछ भी बड़ा नहीं किया है, बस केस चेंज हुआ है यहाँ पे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो क्या मैं यहाँ पे भी cos फाई लिख सकता हूँ कुछ? cos फाई कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे cos फाई मतलब हो गया बेस, बेस कौन सा है? तो R, हाँ, R अपॉन, हाँ जी, R अपॉन क्या? तो हम बोलेंगे R अपॉन Z, ठीक है। तो हाँ, और R और यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी आ गई? तो हम बोलेंगे R स्क्वायर माइनस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, ऐसी बकवास बातें थी, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए कि देखो फेजर डायग्राम इसमें नीचे बन जाता है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? अच्छा मैं बात करूं कि फाई कितना होगा, तो हम बोलेंगे कॉस इनवर्स ऑफ R अपॉन Z, सही है। तो आपका अगर V मुझे लिखना है, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V0, हाँ बताइए क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, किसका? इसका। ये जो V आया ना, ये V कितना है? ये है, अच्छा ये तो V0 है, सॉरी, ये कितना है? क्योंकि सब चीज आपने V0 लिया था, तो ये V0 है। तो हम बोलेंगे V कितना होगा? हम बोलेंगे V0 साइन ओमेगा टी जो पहले था माइनस एक फाई आएगा। फाई कैसे निकलेगा? ये तरीका है निकालने। सर जैसे अपन बोलते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2, तो सर हाँ cos इनवर्स का भी कुछ वैल्यू होता है क्या? हाँ होता है। जैसे अगर कोई बोले कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1/2, तो हम बोलेंगे cos हाउ मच इज इक्वल टू 1/2, तो ऐसे लिख देना थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2, मतलब cos कितना होता है 1/2? हम बोलेंगे 60 डिग्री, ऐसे लिखा जाता है। ओके, एनीवे यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ये कौन सा V है? ये है V किसी भी पल इस सर्किट से गुजरने वाला वोल्टेज की बात। चलिए लिख के हो गया, तो मैं सवाल कराऊं अगला। यहाँ पे सवाल तब तक मैं लिख के रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि फॉर द गिवन सर्किट, फॉर द गिवन सर्किट, सर्किट कैसा है? तो बोलता है सर्किट ये है हमारे पास, ठीक है। ये एक सर्किट का खांचा बना लेते हैं और इसमें लगा देंगे रेजिस्टेंस, इसमें लगा देंगे हमारा इंडक्टर कॉइल और यहाँ पे लगा देते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर है 500 माइक्रोफैरेड का, ये है 0.16 हेनरी, ये दिया हुआ है 3 ओम, और हमको ये दिया हुआ है करंट यहाँ से एक फ्लो हो रही है, करंट इज इक्वल टू है आई नॉट, आई नॉट की वैल्यू दे दिया है 10 साइन 100 टी, 100 टी। अब पूछा क्या है? देखो एक एक करके मैं पूछता हूँ, बहुत सारी बातें पूछूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक्सेल कितना है? पूछता है भारत। XT थर्ड, Z चौथा, फाई पांचवा, V0 छठा, V चाहिए इन टर्म्स ऑफ T सातवां, VR चाहिए इन टर्म्स ऑफ T आठवां, आठवां चाहिए VL इन टर्म्स ऑफ T। सब कुछ पूछ लूंगा यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ बताना।
एक एक चीज आपने हर चीज समझा है ना। VC चाहिए इन टर्म्स ऑफ T। अगला है 10वां पावर फैक्टर। पावर फैक्टर 11वां पावर, कौन सा पावर? एवरेज पावर। इतनी बातें आपको बतानी है, आराम से सोच समझ के सॉल्व कीजिए। क्या लगता है पुनीत, कुछ क्वेश्चन तो खुद से कर लो। ना रूट में r बिल्कुल प्लस बिल्कुल, z इज इक्वल टू, हाँ जी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप कर लो, यहाँ से मिल जाएगा। आर स्क्वायर कितना है? 3 सर का वो स्क्वायर। 36 का स्क्वायर बहुत बड़ा, कोई नहीं 36 ना, का स्क्वायर बहुत बड़ा हो गया सर। 34 का स्क्वायर। हाँ 34 का सर। 34 का स्क्वायर नहीं पता, देख 34 लिखते हैं, 3 34 किसके नजदीक है? 30 के नजदीक है, तो 38 यहाँ पे हो गया 16, 24 4 बाकी 2 9 10 11 और यहाँ पे आता है 16 मतलब 56। 1156 प्लस 9 मतलब 1165। सर 11 माइनस माइनस का प्लस, माइनस सर बाहर भी है ना सर, और अंदर तो अंदर माइनस था, बाहर भी माइनस है सर उसके पैकेट के। यहाँ पे माइनस नहीं ना, यहाँ पे स्क्वायर प्लस। ऑन के तो यहाँ पे कितना आ गया? देखिए बाहर प्लस रहता है ना। 1165 मतलब कितना आ जाएगा? 30 का होता है, 30 का कितना होता है? 900। अच्छा 40 का क्या होता है? 1600। ठीक है, तो कितना आता होगा देख तू। 31 का स्क्वायर देख लें एक बार कितना आता है। 3 32 और 1 का स्क्वायर 1, सही है। तो 3 2 या 6 3 या 9 961 नहीं 33 का देख ले। इस तरीके से करके देख लेना ना, रूट कितना आता है वो मैं क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, जेड क्या की वैल्यू है बेटा। अब मुझे बता फाई की वैल्यू, हाँ फाई की वैल्यू कैसे मिलेगा? फाई बेटा कॉस फाई, कॉस फाई क्या होता है? आर आर बाई जेड। जेड कितना है? हाँ आर की वैल्यू तूने बताया कि 3 होता है, ठीक है। जेड की वैल्यू कितना? मान ले 33 आता होगा, ठीक है, तो 1/11। तो फाई कितना आ जाएगा? हम बोलेंगे कॉस इनवर्स ऑफ 1/11। अच्छा अगला क्या है? बोलता है वी नॉट बता दीजिए भाई। वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी नॉट कौन सा? हाँ वी नॉट इज इक्वल टू होता है आई नॉट इंटू जेड। टोटल टोटल देख रहे हो, टोटल का बात चल रहा है। जेड कितना आया था आपका? आपका आया था 33 और करंट कितना था? आई नॉट कितना है? 10। ये देखिए आई नॉट 10 इंटू 33, तो कितना आ जाएगा? 330 वोल्ट बराबर। अगली बात वी ऑफ टी क्या आएगा? वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो वी नॉट कितना है बेटा? वी नॉट है 330, नहीं वी नॉट, हाँ 330 साइन ओमेगा हो गया, ओमेगा मतलब 100 टी प्लस फाई कितना आया है? फाई आया है कॉस इनवर्स ऑफ 1/11। बस यही आंसर हो गया। अगला बोलता है कि वी नॉट ऑफ आर बता दीजिए। तो वी नॉट ऑफ आर जो होगा वो होगा वी नॉट ऑफ क्या आ जाएगा? वी नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा मतलब 100 टी। वी नॉट कितना है? तो आपने बोला सर वी नॉट होता है आई नॉट इंटू आर। ये कौन सा आर वाला है बेटा? तो आई नॉट इंटू आर साइन 100 टी। आई नॉट कितना था? आपने बोला 10। रेजिस्टेंस कितना है? 3 मतलब 30। कितना आ गया? 30। यहाँ पे साइन 100 टी। गलती मत करना कि सर 33 ले लेंगे, ठीक है, या आपने शुरू में क्या लिया था? 330 मत ले लेना। हाँ जी, अगला क्या है? अगला क्या पूछा था? वी एल ऑफ टी, सही है। वी ऑफ तो ये कितना आएगा? हम बोलेंगे आई नॉट इंटू एक्स, ये हो गया वी नॉट। हाँ यहाँ पे साइन ओमेगा टी। अच्छा करंट क्या करता है? वोल्टेज क्या करता है इसमें करंट से? लीड की लैग? लीड करता। तो यहाँ पे आई नॉट कितना था? 10। एक्सेल कितना था? एक्सेल तूने निकाला था कहीं पे 16, मतलब हो गया कितना? 160 साइन 100 टी प्लस 5/2। अगला क्या है? अगला हमारे पास है कि v ऑफ सी टी, सही है। ये कितना आता है? आई नॉट एक्स साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। कितना आ जाएगा बताओ तो? हम बोलेंगे यहाँ पे आई नॉट कितना है? 10। एक्सी कितना है? एक्सी कहाँ गया? 50, तो 500 हो गया। हाँ और बताइए जल्दी जल्दी। साइन 100 टी माइनस 5/2, ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई सी का, ठीक है। नाउ अगला बोलता है पावर फैक्टर और एवरेज पावर। यहाँ लिखते हैं पावर फैक्टर का फॉर्मूला। पावर फैक्टर मतलब क्या होता है? पावर क्या लिख रहा हूँ मैं? पावर, हाँ जी,
फैक्टर ये होता है R1Z। cos फाई तो तुमने कहीं पे निकाला था, कितना था 1/11। हाँ सर निकला था सर, ऊपर ही निकला था। 1/11। अगला बोलता है एवरेज पावर। बता एवरेज पावर क्या वो निकालते, कैसे निकालते हैं? V नॉट I नॉट अपॉन क्या R नहीं 2 सॉरी हाँ, और साथ में cos फाई। हाँ V नॉट कितना है? V नॉट ये देख 330। I नॉट कितना है? I नॉट तो 10 था, तो 3 इतना आ गया डिवाइडेड बाई 2, और cos फाई क्या है? 1/11। बस बेटा यही आंसर हो गया, एवरेज पावर। पावर का क्या होता है यूनिट? वाट। तो इस तरीके से ना मैं आपसे कुछ भी पूछूं, कुछ भी, तुम सब चीज बता सकते हो, ठीक है? इसीलिए जानबूझ के ये सवाल एक लिया गया जिसमें मैं बहुत सारी चीजें आपसे पूछ लूं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको जो है ना होमवर्क में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? चलिए साथ में सर बस में समझेंगे जैसे कि कौन सा बड़ा है सर, मतलब कौन सी केस है? कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? आप लेके चलो, क्योंकि अगर वैल्यूज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फेजर डायग्राम में फर्क पड़ता है, वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए निश्चिंत रहिए कि आपको नहीं पता तो आप एक फर्स्ट वाला केस मान के कर लो जिसमें ऊपर में रहता है। तो यहाँ पे आ गया R की वैल्यू है 300। यहाँ पे है हमारे पास इंडक्टर की वैल्यू है 1 हेनरी, और यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका मतलब है 20 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे V दिया हुआ है, लास्ट टाइम करंट था, V इज इक्वल टू कितना है? तो बोलता है 50, मैं फिर से लिख देता हूँ, 50 साइन 100t 100t प्लस 30 डिग्री, ठीक है? ये वैल्यू दी हुई है V की। तो अब आपसे पूछा क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइंड। पहले आपसे पूछा है फर्स्ट पार्ट में कि एक्सएल बता दीजिए, एक्सी बता दीजिए, जेड बता दीजिए, फाई बता दीजिए। सेकंड में पूछा है आई नॉट, और यहाँ पे है आई इन फंक्शन ऑफ टी। थर्ड पूछा है वी ऑफ आर टी कॉमा वी ऑफ एल टी, और इस बार पूछा है वी सी और टी। एंड फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा है पावर फैक्टर एंड एवरेज पावर फैक्टर एंड एवरेज पावर। देख रहे हो कितना छोटा सवाल है? लास्ट टाइम मैंने बहुत सारी चीज पूछा था, इस बार तो मैंने 4 ही चीज पूछा है। सर एक ही तो है सर वो। ठीक है, तो सर आज समझने से क्या इसकी केस 1 है कि केस 2 वाला क्वेश्चन? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा केस है उसे कोई दिक्कत नहीं, हमको कैसे देख के पता चलेगा कि भाई कौन सा केस है? सही बात है। तो नहीं पता चलेगा तो आप ले लो ना, कोई भी केस ले लो। हम लोग पसंद करते हैं कि ऊपर में रहे, सबसे अच्छा दिखता है, ठीक है? फेजर डायग्राम बोल देगा तो भाई आपको तो वैल्यू चाहिए होगी पहले कि नहीं सर ऊपर वाला लेके नीचे वाला, तो फेजर डायग्राम में वो बात है। फेजर डायग्राम आपसे पूछता नहीं है, पूछ भी लिया तो देख लेना वैल्यू कौन सी बड़ी है। ओके क्लियर? तो जल्दी से ना इसको आप सॉल्व कीजिए, मैं 2 क्वेश्चन और आपको भेज दूंगा अभी होमवर्क के लिए, और उसको भी सॉल्व कीजिएगा, और यहाँ पे अपना ये क्लास कंप्लीट होता है, ठीक है?